हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए क्लासरूम में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 5 है सेकंड टर्म का और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, और इससे पहले चैप्टर 4 सेकंड टर्म का जो इस बुक में यानी कि समकालीन विश्व राजनीति नाम की जो आपकी किताब है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th में, तो उसका 4 चैप्टर हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। बस जब उसकी क्वेश्चन आंसर लिखने की जब बारी आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और उसको हम किस तरह से लिखें, तो वो वाली वीडियोस जब आएंगी तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट है जितने भी उस चैप्टर के अंदर, वो मैंने आपको पूरी तरीके से एक एक करके हर एक टॉपिक को समझाया है। टोटल उस चैप्टर की 10 वीडियोस बनी है और पिछली 10 वीडियोस के अंदर वो एक चैप्टर ही सिर्फ कंप्लीट हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिटेलिंग के अंदर मैंने वो आपको बताया। वैसे ही हम हर एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पर इसको भी कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा जो है इस बुक का समकालीन दक्षिण एशिया, इसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मतलब टोटल जो है 8 टॉपिक हमको मिलेंगे और 8 टॉपिक को भी हम एक एक करके बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या है दक्षिण एशिया। ठीक है, जैसे आप हमने आसियान के बारे में पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, तो वहाँ पे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर क्या बात करेंगे, सिर्फ दक्षिण एशिया के बारे में। ठीक है, तो ये होगा क्या है दक्षिण एशिया। फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि जो बहुत सारे देश हैं जो दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें नेपाल भी है, उसमें श्रीलंका भी है। ठीक है, तो इनके राजनीतिक स्थिति, यहाँ पे लोकतंत्र किस तरह से स्थापित हुआ है, वो सब भी हमको जानना है। तो इसीलिए जो टॉपिक नंबर 2 आपका होगा पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पर बहुत समय तक सेना का भी शासन रहा और कुछ समय तक यहाँ पर लोकतंत्र भी बना रहा, यानी कि दोनों तरह से वहाँ पर शासन था। तो ये पढ़ना हमको टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 3 में हमको पढ़ना है बांग्लादेश में लोकतंत्र, किस तरह से बांग्लादेश बना और वहाँ पर लोकतंत्र किस तरह से कायम हुआ, ये पढ़ना है। फिर हमको इसमें 4th टॉपिक में जो पढ़ना है, ये पढ़ना है कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, यानी कि राजतंत्र कब तक था, लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई, किस तरह से हुई, ये सारी चीज़ें वो पूरी हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो डिटेल में अंदर बात करेंगे पूरी तरीके से अच्छे से। ठीक है, 5वां पॉइंट होगा हमारे पास कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। ठीक है, किस तरह से वहाँ पे जातीय संघर्ष बना हुआ है और किस तरह से लोकतंत्र कायम है, ये पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको ना सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन समझ लो कि ये पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या देखना है। ठीक है, फिर देखना है क्या कि भारत पाकिस्तान संघर्ष, जो कि बड़ा अच्छा टॉपिक है। उसके बाद क्या है, भारत और उनके अन्य पड़ोसी देश, यानी कि भारत के उनके अपने जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशिया के अंदर जो है, उनका भारत के साथ किस तरह का संबंध है, किस तरह का बर्ताव है, वो सारी चीज़ें, और भारत का उनके साथ किस तरह का संबंध है, किस तरह का बर्ताव है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, शांति और सहयोग, यानी कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं इन्होंने आपस में मिलकर किस तरह से शांति और सहयोग बनाने में अपनी एकजुटता दिखाई है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 में। तो कुल मिला के जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, बहुत ही मज़ेदार और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका पहला पॉइंट। ये तो आपने समझ लिया कि क्या क्या पढ़ना है हमको। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इसको भी मैंने फर्स्ट पॉइंट को जो आपके चैप्टर का है क्या है दक्षिण एशिया, इसको भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाया है, यानी कि अभी मैं समझाऊंगा आपको, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं क्या कि दक्षिण एशिया क्या होता है, क्या है दक्षिण एशिया। जब ये बोलते हैं कि दक्षिण एशिया, तो उसका क्या मतलब निकल कर आता है, या फिर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो ये समझते हैं पहले। तो क्या है दक्षिण एशिया, तो क्या है दक्षिण एशिया शब्द का जो उपयोग है, ये 7 देशों को इंगित करने या फिर दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये आपको याद रखना है क्या कि कितने देशों के लिए यूज करते हैं ये दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल, ये होता है सिर्फ 7 देश। अब वो 7 देश कौन से हैं, उनके नाम ये दिए हुए हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 7 देश हैं, गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जिनको दर्शाने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नाम ना लेकर एक बार में ही अगर हम बताना चाहे इन सबको एक साथ,
तो हम शब्द बोलते हैं दक्षिण एशिया। इसीलिए मैंने बताया अभी यहाँ पर कि दक्षिण एशिया शब्द का उपयोग 7 देशों को इंगित करने के लिए यानी कि उनको दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि दक्षिण एशिया का इस्तेमाल क्यों, किनको, किन देशों को बताने के लिए किया जाता है और वो देश कौन कौन से हैं। ठीक है, अब क्या है कि कभी कभी जो होता है दक्षिण एशिया शब्द को इस्तेमाल जब करते हैं तो कभी कभी इनके ग्रुप में इन 7 देशों के अलावा अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि दक्षिण एशिया के अंदर कितने देशों को शामिल किया जाता है या कितने देशों को दर्शाया जाता है तो आपको बताना 7 देश, और वो 7 देश कौन से हैं ये नाम है आपके सामने। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान और म्यांमार ये एक्सटर्नल है, मतलब इनको एक्स्ट्रा में रखा हुआ है कि कभी कभी इनको बस मान लेते हैं कि ये भी दक्षिण एशिया में है कभी कभी। उसके बाद क्या है कि चीन एक बड़ा देश है। ठीक है, एक प्रमुख देश है इस इलाके का। ठीक है, कहाँ का, कौन सा इलाका है, ये दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण देश है, एक बड़ी शक्ति है। लेकिन फिर भी क्या है, इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। इसको क्या होता है, नहीं मानते दक्षिण एशिया का पार्ट कि ये दक्षिण एशिया का पार्ट है। ठीक है, 7 देश माने जाते हैं सिर्फ, जिसके नाम मैंने ऊपर आपको बताए, और चीन को नहीं माना जाता। अफगानिस्तान और म्यांमार को कभी कभी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई क्या बात की दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशियाई देश कौन कौन से हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार इसको हम मैप के अंदर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप के अंदर देखो, सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये लिखा इसका कंप्लीट नाम बांग्लादेश, और 2 देश नीचे हैं, द्वीपीय देश है एक मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये 7 देश हैं। एक बार इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, तो ये भी क्या है, 7 देश हैं। और अफगानिस्तान और म्यांमार को कभी कभी मान लेते हैं कि ये भी दक्षिण एशिया का पार्ट है। तो ये भी देख लेते हैं अफगानिस्तान किधर है, तो पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट जो है ये अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है, और जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट ये म्यांमार है। ठीक है, तो इनको कभी कभी क्या कर लेते हैं, दक्षिण एशिया के अंदर शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जो 7 मेन देश हैं वो कौन कौन से हैं, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये वो देश हैं जो 7 हैं मेन। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अपना पॉइंट 2, जो मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट को हमने अभी बात कर लिया, समझ लिया पूरी तरीके से। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता, यानी कि इसकी भूगोल के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह की इसकी भौगोलिक स्थिति है दक्षिण एशिया की। तो जैसे कि 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसी तरीके से इसके चारों तरफ की किस तरह की भौगोलिक स्थिति है वो जानते हैं। सबसे पहले उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अभी मैं आपको मैप के ऊपर ले जाकर भी अच्छे से समझाऊंगा कहाँ पर क्या क्या है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पर है हिंद महासागर। पश्चिम क्षेत्र में क्या है, पश्चिम के एरिया में यानी कि भारत के पश्चिम की तरफ, यानी कि दक्षिण एशिया का जो पश्चिमी भाग है वो घिरा हुआ है अरब सागर से। इसका पूर्वी भाग घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो इसी और यहाँ पे ये, चलो पहले ये समझ लेते हैं कि चारों दिशाएं हैं कैसे कैसे है, मैप के अंदर समझते हैं एक बार। देखो, तो ये आपका एक तरीके से दक्षिण एशिया ही मान लो इसे पूरा। ठीक है, तो उत्तर के अंदर बताया क्या कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है पूरा पर्वतों से भरा हुआ है। तो उत्तर भाग में क्या हो गया हमारे पास, दक्षिण एशिया के हिमालय पर्वत श्रृंखला। पश्चिम में क्या, ये वाला जो सागर है, जो समुद्र का भाग है, इसे कहा जाता है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर है ये। पूर्व में क्या है, यहाँ पर बांग्लादेश के जस्ट नीचे ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। मैंने बोल दिया है बस। ठीक है, तो ये कई बार लग सकता है कि राइटिंग यहाँ पे खराब हो सकती है। बंगाली खाड़ी, और दक्षिण में भारत के जस्ट नीचे ये वाला जो भाग होगा नीचे, यहाँ से लेकर नीचे ट्रायंगल शेप में होता है ये है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। राइटिंग थोड़ी इसके अंदर अभी रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे
स्क्रीन में नहीं हो पाता, इसीलिए मैं पहले से लिख के रखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, टाइम भी ख़राब ना हो। तो आप एक बार इसको देख लेना, मैंने एक बार बता दिया है बस खाली कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ठीक है। तो चारों दिशा में चार चीज़ें, चारों तरफ से किसी न किसी भौगोलिक विशेषता से घिरा हुआ है। उत्तर में इसके विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण क्षेत्र में क्या है, ये हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम क्षेत्र में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर, और पूर्वी एरिया में हमारे यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब ये क्या जानना है हमको कि इसकी भौगोलिक विशेषता, मतलब जो ये इस तरह से विविधता भरी हुई है, यानी कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, इधर पूर्व में भी क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी है, यानी समुद्री एरिया है, पश्चिम में भी समुद्री एरिया है, दक्षिण में भी समुद्री एरिया है। तो इस तरह से इसकी वजह से क्या होता है, भाषा में, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है। विविधता कैसी होती है, बहुत अनोखी विविधता और अनूठी विविधता। अनोखी का मतलब एक ही होता है। अब ये विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता मतलब होता है कि बहुत अंतर देखने को मिलता है। जो उत्तर की दिशा में जो लोग रहेंगे, यानी कि हिमालय पर्वत के क्षेत्र के एरिया में जो लोग रहेंगे, उनकी जो खान पान, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा वो अलग होगी दक्षिण में रहने वालों से, पूर्व वालों की पश्चिम वालों से बिल्कुल अलग होगी। और कुल मिला के इन चारों दिशा में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति, सामाजिक स्थिति सब कुछ एक दूसरे से अलग होगी। यानी कि बिल्कुल ही विविधता से भरा हुआ देश जो जगह है, ये क्षेत्र बन जाता है दक्षिण एशिया। किसकी वजह से, इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से, भौगोलिक विशेषता की वजह से। इसी वजह से मैंने आपको अभी ये जो टाइटल है मैंने इसलिए डाला कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता, कि इसकी खासियत क्या है, भूगोल की इसकी खासियत क्या है, ठीक है। तो पहले तो बताना है कि इसके हर एक दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसकी विशेषता क्या है कि इसमें विविधता भरी हुई है, ये चीज़ें। 2 पॉइंट यहाँ पर आपके बनेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये। मैंने इसको अलग अलग पार्ट में समझाया ताकि अच्छे से समझ में आए एक बार में, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ऐसे करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को ना नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। जस्ट आपको जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी कुछ ही देर में 15-20 मिनट के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, इसकी दिक्कत नहीं लेनी है। अब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा वरना फिर दिक्कत हो जाती है। तब तक के लिए बस इतना ही। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।